स्कैम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कोई बैंक को लूट कर स्कैम करता है, कोई शेयर मार्केट में स्कैम करता है, तो कोई क्रिकेट में स्कैम करता है। और वो सभी एक मास्टरमाइंड होते हैं जिनकी एक पूरी टीम होती है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे एक फल बेचने वाले ने आज़ाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम किया। उसका मास्टरमाइंड फल बेचने वाला था। उसका नाम अब्दुल करीम तेलगी था। बाद में सरकार को यह स्कैम लीगल भी करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं ऐसी क्या थी सरकार की वजह कि स्कैम को ही लीगल करना पड़ा, और क्या थी स्कैम के पीछे की पूरी कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी के बारे में। स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी वेब सीरीज़ तो आपको याद ही होगी, जिसमें हर्षद मेहता के स्कैम की कहानी दिखाई गई थी। हर्षद मेहता ने करीब 5,000 करोड़ का स्कैम किया था, जिसके बारे में जानने के बाद सबके होश उड़ गए। इसे बनाने वाले हंसल मेहता अब ला रहे हैं एक और वेब सीरीज जिसका नाम है स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी। इसमें उन्होंने अब्दुल करीम तेलगी की कहानी दिखाई है। तेलगी का स्कैम हर्षद मेहता के स्कैम से करीब 6 गुना ज़्यादा बड़ा था। इस स्कैम की सबसे खास बात यह है कि इसका खुलासा होने के बाद सरकार को इस स्कैम के सारे फर्जी स्टैम्प को लीगल ठहराना पड़ा। आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी जो इसको लीगल ठहराना पड़ा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी में अभी आगे क्या होगा। अब्दुल करीम तेलगी ने स्टैम्प पेपर का स्कैम किया था। उसने इस स्टैम्प से इतने पैसे कमाए जिसका आज भी सही अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल है। अब्दुल की कहानी कर्नाटक से शुरू हुई, जहां एक 4 क्लास रेलवे कर्मचारी के घर तेलगी का जन्म हुआ। परिवार में 8 बच्चे थे और पिता की बचपन में ही मौत हो गई। इसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी तेलगी के कंधों पर आ गई। पिता रेलवे में थे तो वहीं कुछ जान पहचान भी थी, जिसकी मदद से तेलगी ने रेलवे स्टेशन पर ही फल सब्जी बेचना शुरू किया और परिवार पाला। जब ये बड़ा हुआ तो इसने देखा कि बहुत सारे लोग नौकरी के लिए गल्फ देश जाते। तेलगी भी गल्फ चला गया और 7 साल तक वहीं काम किया। उसके बाद 1990 के करीब वह भारत वापस लौटा और यहाँ नकली पासपोर्ट और वीज़ा बनाकर लोगों को गल्फ भेजने लगा। इस फर्जीवाड़ा से तेलगी खूब कमा रहा था, लेकिन एक दिन उसकी पोल खुल गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद तेलगी को जेल की सज़ा हुई। जेल में तेलगी की मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका नाम था रतन सोनी। उसने तेलगी को बताया कि स्टैम्प पेपर कितने काम की चीज़ है और इससे कितना बड़ा फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। जेल से तेलगी को एक ऐसा आइडिया मिला जिसने उस पर पैसों की बरसात कर दी। बाहर निकलते ही तेलगी ने स्टैम्प पेपर फ्रॉड को अंजाम देने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसके बाद उसे पता चला कि जिस नासिक रेलवे स्टेशन पर वह फल सब्जी बेचा करता था, वहीं पर एक प्रिंटिंग प्रेस है जहां पर स्टैम्प पेपर छापे जाते हैं। तेलगी ने किसी तरह वहां के लोगों से जान पहचान बढ़ाई और पुरानी मशीन को नीलामी में खरीद लिया। उन्हें खरीद कर रिपेयर कराया और फर्जी स्टैम्प छापना शुरू कर दिया। अब बारी थी इन स्टैम्प पेपर को देश भर में फैलाने की। इसके लिए तेलगी ने करीब 300 MBA हायर किए। उनका काम ये था कि वह जगह जगह जाकर इन स्टैम्प्स को बेचते थे। यह स्टैम्प्स कॉरपोरेटर, तहसीलों और शेयर बाजार तक में इन स्टैम्प को बेचा गया। इन स्टैम्प को बेचते वक्त तगड़ा डिस्काउंट दिया जाता था, जिसके चलते लोग तुरंत ही इन्हें खरीद लेते थे। देश के करीब 70 शहरों तक तेलगी ने अपना नेटवर्क फैला लिया था। 10 साल तक उसने ढेर सारे स्टैम्प छापकर बेचे और करोड़ों अरबों रुपए कमाए। उसके बाद कितनी अथाह दौलत थी, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 90 के दशक में उसने एक डांस बार में जाकर करीब 93 लाख रुपए एक डांसर के ऊपर लुटा दिए थे। इसके बाद से ही वह अचानक सबकी नज़रों में आ गए और उसके बारे में बातें होने लगी। साल 2000 में बेंगलुरु पुलिस को एक टिप मिली कि फर्जी स्टैम्प पेपर ट्रक में भरकर कहीं भेजे जा रहे हैं। पुलिस ने जब छापा मारा तो उन्हें बहुत सारे फर्जी स्टैम्प पेपर मिले। जांच के बाद कई नाम सामने आए, जिसमें से एक नाम तेलगी था। जब सबको पकड़ने की कोशिश शुरू हुई तो तेलगी फरार हो गया। इसी बीच एक बार अजमेर की दरगाह में जब तेलगी गया तो उसके बारे में पुलिस को पहले ही पता चल गया। वहां पहुंचकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब इस मामले की जांच हुई तो हर दिन
इसकी रकम बढ़ती ही चली गई। तेलगी भी पुलिस को इधर उधर की बातों में घुमाता रहा। उसे जेल में ही सारी सहूलियत मिलती थी, इसलिए वह जेल से भी अपना धंधा चलाता रहा। बताया जाता है कि 1992 से लेकर 2002 तक करीब 30,000 करोड़ रुपए का स्टैम्प घोटाला किया गया। इसके बाद तेलगी का नार्को टेस्ट भी हुआ, जिसमें उसने कई पुलिस वालों और नेताओं के नाम लिए, दिल्ली के बड़े नेताओं के भी नाम लिए। उसके बाद यह केस एसआईटी से लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया। हालांकि किसी के खिलाफ सबूत नहीं मिलने के चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ तेलगी के साथ के कुछ लोगों पर ही कार्रवाई हुई। इस केस में एक हेड कांस्टेबल का नाम भी आया, जो हर महीने 9,000 रुपये कमाता था। उस पर छापा मारा तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली। एक अन्य पुलिस वाले के खिलाफ जांच हुई तो उसकी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली। कहा जाने लगा था कि अब्दुल करीम तेलगी लोगों को रिश्वत नहीं देता था, बल्कि बड़े बड़े नेताओं और पुलिस वालों को सैलरी पर रखता था। आज तक ये नहीं पता चला कि तेलगी की प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर थी, जहाँ पर ये सारे स्टैम्प पेपर छापे जाते थे। 2007 में कोर्ट ने इस मामले पर सज़ा सुनाई। तेलगी के कई साथियों को 6-6 साल की सज़ा सुनाई और तेलगी को 30 साल जेल की सज़ा हुई और 202 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ। अदालत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी पर इतना बड़ा जुर्माना लगाया गया हो। तेलगी की मौत जेल में ही 2017 में हुई, जिस पर कई सवाल भी उठे और साजिश किए जाने के इल्ज़ाम भी लगे। बताया जाता है कि जब तेलगी को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद मेडिकल टेस्ट से पता चला कि उसे एड्स और डायबिटीज़ था। हालांकि तेलगी के वकीलों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है कि तेलगी को एड्स संक्रमित इंजेक्शन लगाया गया था। तेलगी के शरीर के कई अंग फेल होने की वजह से उसकी 2017 में मौत हो गई। इस केस में सबसे बड़ी हैरानी इस बात की है कि इतने साल जांच हुई, लेकिन ये नहीं पता कि प्रिंटिंग प्रेस में किससे तेलगी का नाता था। किसी बड़े नेता या पुलिस अफसर का कोई सजा नहीं हुई। देखा जाए तो इस स्कैम को लीगल नहीं ठहराया गया, लेकिन इस स्कैम के तहत जितने भी फर्जी स्टैम्प बेचे गए उन्हें लीगल ठहराया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार की ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि फर्जी स्टैम्प को लीगल ठहराना पड़ा। दरअसल देश में जितने भी लीगल काम या एग्रीमेंट होते हैं उनके लिए स्टैम्प का इस्तेमाल होता है। 1992 से लेकर 2002 तक देश में अधिकतर स्टैम्प तेलगी के फर्जी स्टैम्प ही थे। ऐसे में अगर उन्हें गैर कानूनी ठहराया गया होता तो उस दौरान की हुई सारी शादियाँ, सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे ज़मीन जायदाद के एग्रीमेंट, इंश्योरेंस, सब कुछ गैर कानूनी हो जाता। ऐसे में बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। यही वजह थी कि सरकार को इस स्कैम के तहत बेचे गए फर्जी स्टैम्प को लीगल ठहराना पड़ा। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखते रहने के प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।